चलें जी, तो ये आपके पास डेटा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 10,000 है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है, टोटल ड्यूरेशन 2 ईयर। 8% पर ईयर है आपके पास रेट ऑफ रिटर्न। अभी आप मुझे सर 1600 आता है 2 साल बाद, मतलब कि हाँ, तो आपने अभी इसकी हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेट करें अगर, तो हम लोग क्या करेंगे 8 पर ईयर है तो हम 2 ईयर्स का कर लेंगे। 800 पर ईयर है तो 2 साल बाद 1600 हो जाएगा। हाँ, 8% पर ईयर है तो हम लोग परसेंटेज को या तो ऐड कर लेंगे, एक ईयर की जो अमाउंट हमने निकाली है उसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे। 8% इसका जो सिंपल कैलकुलेशन है क्या है, ये 1600 11,600 में टोटल बनेगी रिटर्न में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक और आपको मैं सिनेरियो देता हूँ, आपने ईयर वाइज करना है। पहले आप मुझे ना फर्स्ट ईयर के निकाल के बताओ, फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी। सर ऐसा नहीं फर्स्ट होगा, ईयर की 800 है सर जी। इंटरेस्ट मिलेगा, फिर सेकंड ईयर वो टोटल के ऊपर इंटरेस्ट 8% मिलेगा। पहले साल आपको मिल रहा है 800, तो हमारे पास जो पहले साल के बाद अमाउंट बन जाएगी, ओन्ड अमाउंट जो है वो कितनी बन जाएगी, 10,800, राइट। 10,800 यस सर। तो ये डॉलर हमारे पास बने। अभी आपने जो नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करनी है वो इसको प्रिंसिपल अमाउंट बना के करनी है। अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपके पास वो है 10,800। अब मुझे बताओ कि कितना आपके पास आता है। यहाँ पे जो आपने निकाला था ना फाइनल आंसर, वो था 22,1600। अब यहाँ पे बताओ कितना आएगा। सर जी 864 आ रहा है, और आफ्टर 2 यानी को टोटल 1664, आपके पास ये बन जाता है 1664 और 10,001 11,000 864 864 यस सर 664। तो आपके पास अब जो अमाउंट आई है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से कि 1 है। तो आपके पास आपने जो यहाँ पे सिंपल फार्मूला अप्लाई किया था जिसमें आपने 8% पर ईयर वाला जो अमाउंट थी उसको ही रीयूज किया, आपने प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज नहीं किया, आपने 10,000 ही रखा इसको। तो ये जो आपके पास था इसको हम लोग कहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट रेट, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल जो है इंटरेस्ट रेट रखते हैं और सिंपली उसको ऐड यस करते हैं हर साल के साथ। लेकिन जो आपके जो बैंक्स सर हैं जी यहाँ यहाँ पे आप इन्वेस्ट, 11,000 लिखे सर जी, 11,000 लिखे जो आपने पहले लिखा हुआ है यहाँ। हाँ ठीक है भाई, गलती होगी, माफ कर दो मेरे भाई। अब क्या पाऊँ पकड़ू मैं आपके, लो भाई कहाँ से लिखोगे, एडिट नहीं होता है। लो 11 हो गया। तो हम लोगों ने ठीक सिंपल कैलकुलेशन किया, उसमें क्या है कि हम लोग हर साल के बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे। हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्ट में थी उसी को फिक्स रख रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, उसी को लेके कैलकुलेशन सारी कर रहे हैं। परसेंटेज जो है वो सारी प्रिंसिपल अमाउंट से निकलती है, क्योंकि और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी फिक्स हो गई है तो परसेंटेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 800 ही रह रही है। इसको आप 2 के बजाय 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, जितना भी कर लो, आपकी प्रिंसिपल आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है 8%, उसके हिसाब से इंटरेस्ट 800 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हर साल के बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, कितने पैसे अकाउंट में अब बन गए मेरे पास, इसको अकाउंट के परस्पेक्टिव से देखें तो पहले साल मैंने $10,000 जमा करवाए, एक साल बाद मेरे पास अकाउंट में $10,800 हो गए हैं। तो अब जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो $10,800 पे लगेगा या वो 10,000 पे लगेगा। अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है 10,000 पे तो मेरा इंटरेस्ट रेट 10,000 पे लगेगा, $800 जो है ऊपर उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साल के बाद जब मेरे पास 10,800 मेरा पीरियड पूरा हुआ, मुझे उन्होंने इंटरेस्ट पे किया, मेरे पास अब $10,800 अकाउंट में पड़े हैं। नेक्स्ट ईयर जो मेरा इंटरेस्ट रेट लगेगा वो $10,800 पे लगेगा, और उसकी वजह से मुझे $664 $664 एक्स्ट्रा मैंने $64 मैंने एक्स्ट्रा अर्न किए हैं एक साल में, जो कि यहाँ पे नहीं किए थे। अभी आप इसको मुझे 4th ईयर तक निकाल के दिखाओ, 5th ईयर तक निकाल के दिखाओ, ओन्ड आफ्टर 3rd ईयर 3 ईयर कितना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपने इसको ही बनाना है जो आपकी नई अमाउंट है। सर ये आ रहा है $12,597.12। 12,597 कर लेते हैं, ठीक है। और
ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 800 इसमें और ऐड कर दो 1200। 12,597 ठीक है सर जी। अब मुझे 4th ईयर का निकाल के दिखाओ। सर इससे नेक्स्ट आएगी $13,605। ठीक हो गया, ये कितना बनता है? 13,200 13,200। ठीक है, अभी आप देखोगे कि पहले साल जो था दोनों ने 800 रुपये अर्न किया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट की में। दूसरे सेकंड ईयर में हमारे $64 एक्स्ट्रा मिले यहाँ से। थर्ड ईयर में आप देखोगे कि हमारे पास 64 जो एडअप होके वो 197 हो गए, मतलब 197 माइनस 64 कितना होता है? 197 माइनस 64 $133 हम लोगों ने एक्स्ट्रा अर्न किए। नेक्स्ट ईयर में फिर आपके पास 13,200 605 माइनस 13,200 माइनस, फिर आपने ठीक है सर जी। ओवर द ईयर आपके पास जो अर्निंग हो रही है वो इंक्रीज करती जा रही है। जो कर्व है ना आपकी, वो राइजिंग कर्व बनती है। यस सर। ठीक है, तो जो आपकी जो कर्व है ना वो क्या बनेगी, आपकी इस तरह की कर्व बनेगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस केस में आपकी कर्व कैसे बन रही है, वो कांस्टेंट है 800 पे, क्योंकि 800 पे आपकी कांस्टेंट है। दोनों को साथ बनाते हैं, एक्स वाई बना लेते हैं। जो आपकी एक कर्व है वो 800 पे कांस्टेंट है, जो कि सिंपल वाली कर्व है। ये $800 पे कांस्टेंट आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है। लेकिन जो आपकी दूसरी कर्व है जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रही है आपको, जो हर साल चेंज होता जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है आपको, तो वो क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती रहेगी ओवर द टाइम। ऐसे ही है सर जी। तो ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है जो हमने आज की है, वो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। थोड़ी सी ये एंड पे आके हमने कंपाउंड की है। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सालों पे फैला हुआ, 20 सालों पे सपोज आपका फैला हुआ है इंटरेस्ट रेट, आपका जो मतलब जो आपका एग्रीमेंट है किसी बैंक से या किसी इंडस्ट्री से, वो 20 साल पे फैला हुआ है, तो आप 20 साल के लिए कैलकुलेशन करोगे सारी की सारी, अभी तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट आराम से पता लग रही थी कि एक फिक्स अमाउंट है। लेकिन हर कंपनी में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल चेंज होती है। हर साल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती है, आप बैंक में मजीद पैसे डालते हो, मजीद इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट अपनी विदड्रॉ कर लेते हो, तो आपको हर साल के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बड़ा आसान सा होता है। लेकिन जो मोस्टली ट्रांजेक्शन दुनिया में चल रही है वो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रही है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि जो कर्व आपकी राइजिंग है, आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, सिंपल में आपको प्रॉफिट जो है ओवर द टाइम कम हो। ठीक हो गया? सर जी आप लेक्चर कहाँ अपलोड करते हैं? यूट्यूब पे अपलोड किया था मैंने, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया था। एक आखिरी चीज़ है आज के लेक्चर की, वो इन्फ्लेशन है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, भला अफराते ज़र बोलते हैं इसको उर्दू में। इसका मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं ओवर द टाइम, और वो बढ़ती ही रहती हैं बहुत। अगर आप लॉन्ग रन में देखो, स्पेसिफिक थोड़े से पीरियड में ना देखो, मतलब सालों में या 2 सालों में या 3 सालों के बाद देखो, तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल चीज़ों की कीमत बढ़ती है। पाकिस्तान में तो छोटे पीरियड में भी बढ़ती है, लेकिन ये है कि फ्लक्चुएट होती रहती है। ऑयल प्राइस कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी चीनी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है, कभी सेब केले वगैरह जो आपके फ्रूट्स हैं वो रमज़ान आता है तो महंगे हो जाते हैं, फिर सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें, 2-3 साल में देखें कि 3 साल पहले एवरेज जो था एक चीज़ कितने की मिल रही थी, एवरेज आपको गंदम कितने की मिल रही थी, और 3 साल बाद एवरेज आपकी गंदम कितने की मिल रही है, तो चीज़ें जो हैं वो कीमत बढ़ती ही रहती है। जो इन्फ्लेशन होता है, जो आपको मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो आपका वैल्यू ऑफ मनी से लिंक करता है, और वैल्यू ऑफ मनी आपकी इन्फ्लेशन से लिंक करती है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, तो वैल्यू ऑफ मनी भी चीज़ों की कीमत के हिसाब से ही चेंज होती है। तो अगर 3 साल पहले मेरे पास 1 लाख रुपए थे, और 1 लाख रुपए की मैं सपोज गंदम खरीद रहा था, या कोई या चीनी खरीद रहा था, या जो भी हमारी कॉमन ग्रोसरीज होती हैं, पेट्रोल खरीद रहा था मैं, तो मैं अगर सपोज गंदम खरीद रहा हूँ 50 मन 1 लाख रुपए की,
3 साल पहले, तो आज की डेट में मैं 1 लाख रुपए की 30 मन गंदम खरीद रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गंदम का जो रेट है वो बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन आ चुकी है, मेरी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो मुझे इतना इंटरेस्ट एटलीस्ट मिलना चाहिए कि आज की डेट में भी मैं 50 मन गंदम ही खरीदूँ। तो अगर 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं किसी जगह पे 3 साल पहले, और आज की डेट में मुझे 1,30,000 रुपए मिले हैं, तो 3 साल पहले भी मैं 1,21,3 पैसों की मैं 5 मन गंदम खरीद रहा था, और 3 साल बाद आज की डेट में भी मैं 5 मन गंदम खरीद रहा हूँ। तो इसमें सूद का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आपको नजर आएगा कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 साल पहले किसी को कोई लोन देता हूँ और 3 साल बाद उसे वापस लेता हूँ, तो 3 साल पहले अगर मैंने लोन दिया था जिन पैसों का, आज के दौर में 3 साल बाद उन पैसों की तो वैल्यू ही कम होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मुझे उतने पैसे मिलने चाहिए जिसमें मैं वो चीज़ें खरीद सकूँ जो चीज़ें मैं 3 साल पहले खरीद रहा था। समझ आई? तो इसको आप ये ले लो कि 3 साल पहले किसी ने गंदम किसी को उधार दी है और 3 साल बाद उसने उसको गंदम वापस कर दी। ठीक है, तो सपोज मेरे पास 50 मन गंदम पड़ी हुई थी और मैंने 3 साल पहले किसी को उधार दे दी गंदम। 3 साल पहले मुझे उस गंदम के 1 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन मैंने वो बेची नहीं, मैंने किसी को उधार दे दी वो गंदम। मैंने कहा भाई तुम्हें जरूरत है तुम उधार ले लो। तो आज की डेट में किसी ने मुझे वो गंदम वापस किया है 50 मन, और मैंने आज की डेट में वो गंदम बेची है मार्केट में, तो मुझे 1,30,000 रुपए मिले हैं वो गंदम बेचने से। तो अगर मैं गंदम के बजाय रिप्लेस कर दूं पैसों को और मैं 1 लाख रुपए पैसे किसी को दूं और आज की डेट में 1,30,000 रुपए से वापस लूँ, तो आप मुझे बताओ दोनों जो केसेस हैं उसमें से एक सूद किसमें हम लोगों ने लिया है? पैसों में लिया है कि गंदम में लिया? पैसों में सर। वो लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना मैथमेटिकली और इकोनॉमिकली इसको देखोगे तो ये दोनों सेम ट्रांजेक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लेकिन सूद पैसों में आ जाता है। है। पैसे आगे शुरू हो गया, तो अब यही प्रॉब्लम है कि जो हम लोग पैसों की ट्रांजेक्शन है उसको एज सूद लेते हैं, लेकिन जो पैसों के अलावा की ट्रांजेक्शन है उसको सूद में काउंट नहीं करते। ऐसे ही है सर। तो ये जो सूद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कितना कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, और जो आपकी इस्लामिक बैंकिंग है वो भी, उसका मॉडल जो है ना वो भी आम बैंकों वाला मॉडल है। फर्क सिर्फ ये है कि उनकी जो क्या कहते हैं प्रॉफिट्स की जो वैल्यूज है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज निकालोगे ना ओवर द टाइम, 5 साल बाद मैंने एवरेज परसेंटेज निकाली है, तो उनकी परसेंटेज पता लगे बाकी बैंकों के बराबर ही निकले। बाकी बैंक आपको फिक्स रेट देते हैं इंटरेस्ट पे, लेकिन जो इस्लामिक बैंक हैं वो आपको फिक्स नहीं देते, वो आपको फ्लक्चुएट करके देते हैं। लेकिन देते प्रॉफिट ही हैं वो भी आपको पैसे एक्स्ट्रा देंगे ही देंगे। लेकिन वो क्या करेंगे कि एक साल आपको 10% दे देंगे, एक साल आपको 9.5 दे देंगे, एक साल आपको 12 दे देंगे, एक साल आपको 7% दे देंगे। लेकिन अगर मैं 5-7 साल बाद देखूँ, एवरेज सेम आती है। है एवरेज सेम आती है लेकिन एवरेज सेम आती है। 5-7 साल बाद देखे ना तो पता लगे एवरेज एग्जैक्टली सेम हो जितनी दूसरे बैंक की। तो ये जो अगर आप किसी की बातें सुन के ये डिसाइड कर रहे हो ना कि जो इंटरेस्ट है, या जो, मैं ये नहीं कहता कि ये हलाल है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आप अगर कैलकुलेशन करोगे ना इसकी और इसकी बैकग्राउंड को देखोगे, तो दोनों बैंकिंग सिस्टम से फर्क कोई भी नहीं है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पैसा जमा करवाते हो, दोनों बैंक कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहां से प्रॉफिट लेते हैं, कुछ प्रॉफिट खुद रखते हैं, कुछ प्रॉफिट कस्टमर को देते हैं। मॉडल उनका सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि जो इस्लामिक बैंक है वो क्या, क्राइटेरिया चेंज किया है सर जी, बस उन्होंने थोड़ा सा, बाकी ऐसे ही है सारा कुछ। उन्होंने सिर्फ ये किया है कि उन्होंने जो आपकी परसेंटेज थे, अगर वो सपोज 20% कमा रहे हैं एक साल, 10% खुद रख लेंगे, 10% आपको दे देंगे। एक साल को 22% कमा रहे हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, 11% खुद रखेंगे, 11% आपको दे देंगे। लेकिन जो बाकी बैंक है वो क्या करते हैं, वो आपको फिक्स परसेंटेज देते हैं, चाहे वो 10% कमाए, चाहे वो 15% कमाए, चाहे वो 20% कमाए। इस्लामिक बैंक आपको फ्लक्चुएट करके दे देते हैं। ठीक है भाई, चलें तो आज ठीक है सर जी, टाइम हो। ये थोड़ा सा एक आखिरी स्टेटमेंट पढ़ लें। ये वही बात है, इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए गिवन करेंसी। किसी भी करेंसी की वैल्यू में जो डिक्रीज होती है उसको हम इन्फ्लेशन से टर्म करते हैं। दैट इज $10 नाउ विल नॉट परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गैसोलीन फॉर योर कार एज $10 डिड 10 years ago। तो ये वही बात है कि आज के जो $10 है वो उतनी गैसोलीन, उतना पेट्रोल आपको नहीं खरीद के देंगे जितना वो 10 साल पहले खरीद के दे रहे थे। ठीक है, और यही बात है, चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी इफेक्ट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन से लिंक करता है डायरेक्ट। चलेंगे हम लोग पहले जी, लेक्चर खत्म हो गया, मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों का लेक्चर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।